बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई बाकायदा शुरू हो चुकी है और कमान से तीर बरसाना भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शुरू कर दिया है। आज तो ये लड़ाई मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ-साथ आज आसिफ अली ज़रदारी ने भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बाकायदा बड़े सख्त किस्म के बयानात आज वो दाग चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब इस वक़्त मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने के बजाय, उनके खिलाफ बयानबाजियों के बजाय वो अपनी सियासी कैंपेन में ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के साथ कई सियासी जमातों ने बाकायदा इत्तेहाद करने का फ़ैसला कर लिया है, और वहीं दूसरी जानिब कई अहम शख्सियात भी मुस्लिम लीग नून को जॉइन कर रहे हैं। और आज भी तकरीबन 30 अहम सियासी शख्सियात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शामिल हो चुके हैं। ये 30 अहम शख्सियात कौन हैं? एक तो आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे, वहीं साथ-साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये लड़ाई अचानक शुरू क्यों हो चुकी है और ये लड़ाई में मज़ीद शिद्दत क्यों आ रही है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। वहीं साथ-साथ आज सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद के खिलाफ बड़ा सख्त किस्म का एक फैसला सामने आ चुका है, और जो नोट लिखा जा चुका है, वो भी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है सर्द जंग बाकायदा शुरू है, और अब तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयानबाजियाँ करना और फिर मुख्तलिफ अपने जलसों में मुस्लिम लीग नून को निशान तनकीद तनकीद का निशाना बनाना पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा शुरू किया जा चुका है। बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त मुस्लिम लीग नून को वो ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त लाहौर में कई मुश्किलात का सामना है। इस वजह से वो मुख्तलिफ सूबों का विज़िट कर रहे हैं और दूसरे सूबों में सीटें निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथ-साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये भी कहा है कि ये उनको बताया गया है, यानी मुस्लिम लीग नून को बताया गया है कि वो दूसरे सूबों पर फ़ोकस करें। ये मशवरा उनको मिला है, इसीलिए वो फ़ोकस कर रहे हैं। साथ-साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो इक्का-दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान में तकलीफ़ उठाने के बजाय उनको फ़ोकस पंजाब में ही करना चाहिए। यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस वक़्त मुस्लिम लीग नून का इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा और बिलख़ुसूस बलूचिस्तान और सिंध के अंदर मुतहरिक होकर अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने और वहाँ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करना, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ये ख़दशा मज़ीद बढ़ रहा है कि यूं-यूं बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ जो इत्तेहाद बना रही है, उससे उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा टफ टाइम मिल रहा है। साथ-साथ इस वक़्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो चीख-ओ-पुकार किया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक में जो नाम शामिल हैं वो मुस्लिम लीग नून के ही हैं, और इस वक़्त ग्राउंड जो बनाया जा रहा है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ही बनाया जा रहा है। इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार-बार ताने दे रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जो क़यादत है, उनको बड़े तरीक़े के साथ वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज भी उनकी जानिब से ये बताया जा चुका है कि मियाँ साहब तो ये कहते थे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, उनके वोट लेने पर पीपल्स पार्टी पर वो तनकीद का निशाना बना रहे थे, ताने दे रहे थे कि वो बाप पार्टी के सेनेटर्स के वोट हासिल कर रहे हैं। फिर ये बताया जा रहा था कि बाप पार्टी तो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी है, फिर ये पीपल्स पार्टी तो इससे फ़ायदे उठा रही है, और ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। ये हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने अपने दौर में ये वो कह चुके हैं, जिस वक़्त बाप पार्टी बिलख़ुसूस आसिफ अली ज़रदारी के बहुत ज़्यादा जो करीब थी और उनके रहनुमाओं के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो उस वक़्त ये तमाम चीज़ें आपने देखी है कि ये चीज़ें चलती रही हैं। तो यूँ अब वही बाप पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हो रही हैं, जो एक इत्तेहाद बन रहा है, उसकी वजह से आसिफ अली ज़रदारी उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि बाप के वोट बहुत बुरे हैं। ये बताया जा रहा था, उम्मीद है कि वो अपने मौक़िफ़ पर डट के कायम रहेंगे। ये आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से बाकायदा ये बताया जा चुका है। और उनका ये कहना है कि इस वक़्त बाकायदा मुस्लिम लीग नून के लिए तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, इसीलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। और
یہ پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے تمام چیزیں مینیج کرنے کے حوالے سے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ کے فنکشنل کے ساتھ ساتھ اس وقت باپ پارٹی اور دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتحاد بن بھی رہا ہے اور کئی سیاسی رہنما جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ہی جوائن کر رہے ہیں۔ آج بھی 30 کے قریب بلوچستان میں اہم رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر دیا ہے اور آج بلوچستان میں عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، بی این پی مینگل نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اعلان بھی وہ کر چکے ہیں۔ 30 عام شخصیات ہیں جو مسلم لیگ نون کو آج جوائن کر چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شمولیتی جو پروگرام تھا اس میں کئی مسلم لیگ نون کے جو رہنما جو مرکزی جو قیادت تھے وہ بھی موجود تھی، جس میں مریم نواز اور دیگر رہنما بھی موجود تھے اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سربراہی میں وہ کوئٹہ پہنچ چکے تھے اور وہاں بہت سے جس میں سابق وزیر اعلیٰ سمیت وزراء جو ہیں اور سابق ارکان اسمبلی جو ہیں درجنوں کے حساب سے اہم رہنماؤں نے آج مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، سابق وفاقی وزراء سردار فتح محمد حسنی اور مجیب الرحمان محمد حسنی اور میر عاصم کرد اور دیگر جو رہنما تھے یہ سب جو ہیں باقاعدہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں۔ یوں ان کے جتنے بھی ساتھی تھے اس میں بہت زیادہ نام شامل ہیں، 30 آج رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا باقاعدہ وہ بتا چکے ہیں۔ یوں اس وقت بلوچستان کے اندر بھی مسلم لیگ نون جو ہیں کافی سیٹیں اپنے نام کرنے میں اب تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آنے والے نتائج میں پتہ چلے گا کہ کس کا پلہ باری ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت اتحاد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو اس وقت صرف اور صرف تنہا ہی کہا جائے تو میرے خیال میں بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی اٹیچ ہی ہے، نتھی ہے۔ جہاں جہاں نون لیگ اور نواز شریف چلے جائیں گے وہاں آپ لوگوں کو مولانا بھی نظر آئے گا، تو پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً ٹف ٹائم ہے اور یہ ان کو سمجھ میں آیا ہے یہ چیزیں ساری کہ اس وقت گراؤنڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہی فراہم کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک چیز میں اور بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کھل کے یہ تمام چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں اور کھل کے سیاسی جو ہے انجینئرنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کھل کے تمام چیزوں کو مینیج کر کے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ان کو معاملی بھی اس میں کوئی دقت یا پھر شرمندگی یا پھر ان کو افسوس اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ڈنکے کے چوٹ پر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں کنٹرول ہم کر رہے ہیں اور ہم ہی مضبوط ہیں، یہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو یوں اس وقت تمام چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ ہی مینیج کر رہی ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے لیے ہی تمام چیزیں مینیج ہو رہی ہیں۔ اب جو چیزیں مینیج ہو رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سابق کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بڑے خوش بھی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم منتخب ہو کر وہ فیصلے خود کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر وہ بھی انور الحق کاکڑ کی طرح سے وہ صرف ایک ڈمی وزیر اعظم ہی بن جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہی ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ کی جانب سے سابق ڈی جی آئی صاحب فیض حمید پر لگائے گئے جو سنگین الزامات تھے اس میں جو سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا اس کا آج باقاعدہ انہوں نے تحریری جو حکم نامہ تھا وہ انہوں نے باقاعدہ جاری کرتے ہوئے آج درخواست نمٹانے کے حوالے سے بتا دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے سابق کے لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی صاحب فیض حمید کے حوالے سے معیس احمد کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا کہ درخواست گزار معیس احمد نے فیض حمید کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی درخواست دی تھی اور درخواست گزار نے فیض حمید پر سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے۔ اس حوالے سے پہلے بھی ہم اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ ٹاپ سٹی کے جو سی ای او تھے انہوں نے یہ تمام الزامات لگا چکے تھے سنگین قسم کے سابق ڈی جی آئی صاحب فیض حمید پر، تو اس وقت یہ تحریری حکم نامہ نہیں آیا تھا بلکہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے متعلقہ فورمز میں جانے کا بتا کر وہاں سے وہ درخواست نمٹا چکے تھے، یعنی متعلقہ فورمز میں انہوں نے بتایا تھا وزارت دفاع اور سول کورٹ اور کرمنل کورٹ کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ان کا آپ رجوع کریں
और ये मुतल्लिका फोरम्स ही है। और उस वक़्त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इस्लाह की जानिब से बताया गया था कि 184(3) के तहत जो हैं, सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल इन चीज़ों पर मुदाखलत करना नहीं चाह रही है। और ये बताया जा रहा था कि उस दरख़्वास्त गुज़ार की जानिब से जो बताया गया था, उस पर आज तहरीरी हुक्मनामे में ये बताया गया है कि फैज़ हमीद पर लगाए गए इल्ज़ामात संगीन नोयत के हैं। दरख़्वास्त गुज़ार के मुताबिक उनके अहल खाना को गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखा गया और फैज़ हमीद के कहने पर उनका कीमती और दफ्तरी सामान जो हैं, वो लूटा गया है। तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज़ हमीद ने उनके और अहल खाना के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। अदालत ने सवाल किया है कि यह मुकदमा मुफाद आमा का कैसे बनता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कार्रवाई के लिए ये दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई इस वक्त जो है मौजू मुतल्लिका फोरम नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार फैज़ हमीद के खिलाफ वज़ारत दिफ़ा से रुजू कर सकते हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो वफाकी हुकूमत और इदारों की साख्त कम होगी और तमाम इदारों की साख्त बचाने के लिए दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और दरख्वास्त गुजार के पास फैज़ हमीद समेत दीगर फ़रीक़ैन के खिलाफ दूसरे फोरम्स मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 3 के तहत इस मामले पर फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मियार पर पूरा न उतरने पर फैज़ हमीद के खिलाफ दरखास्त निपटा दी है। जो टॉप सिटी के जो सीईओ हैं, उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे फैज़ हमीद पर। उसकी तफ़सीलात हम अपने एक वीलॉग पे के ज़रिए आप तक पहुँचा चुके हैं। उस वीलॉग को आप ज़रूर सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने फैज़ हमीद के परख़्चे उड़ा दिए थे। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।